सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज है और कारोबार का आगाज एक बार फिर बड़े ही मुस्बत अंदाज में हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, एक नया ऑल टाइम हाई इंडेक्स हासिल किया है और आज एक मौके पर इंडेक्स 63,000 की तारीखी सतह भी अबूर कर गया था। 63,036 तक ये इंडेक्स गया और फिर रिवर्स होकर तकरीबन 62,900 से जायद पॉइंट्स पर यह बंद हुआ है। इस वक्त जो करंट कारोबार है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बड़े खुश हैं। मार्केट में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। नए सरमायाकार का एतमाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त सूरत हाल है क्या, जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा, 100 इंडेक्स रोज आ रहा है, 63,000 तक तकरीबन आज ये जा चुका है, 62,900 समथिंग पर ये बंद हुआ है। तो इस वक्त ये सूरत हाल आप बताएं कितनी पॉजिटिव है और मार्केट पर इसके आने वाले दिनों में क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, मार्केट में जो इस वक्त सेंटिमेंट है वो तो खासा पॉजिटिव है और सरमायाकारों का एतमाद जो कि गुज़िश्ता हम कई पूरे महीने से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबल है और उनका यही कहना है कि जिस वक्त सूरत अपना सिचुएशन है तो ये आज 63,000 कारोबार के एंड के ऊपर जो है वो अबूर कर गया था मार्केट, लेकिन इख्तिताम पर जो है वो रिवर्स हुआ और तकरीबन जो अगर हम बात कर लें 463 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट के अंदर और 62,956 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। और मजमूई तौर पर अगर हम आज के दिन का जायजा ले 30 अरब रुपए माली तकरीबन जो है वो 76 करोड़ जो हिस्से है उसका कारोबार मार्केट में हुआ। तो ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग है और दीगर सेक्टर्स में जो है वक्त अपना खासा जो है वो तेजी देखी गई है। जो सरमायाकार उनका यही कहना है कि जो नेक्स्ट ईयर के अगर हम बात कर ले तो उससे भी जो है वो इंडेक्स खासा जो है वो अपर साइड पे रहेगा और इस वक्त सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तमाम जो इशारे हैं इकोनॉमी की वो खासे मजबूत हैं और सरमायाकार जो है रोज बरोज जो है इसकी खरीदारी है उस पर उनका फोकस है और ये सेक्टर जो है वो खासे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और कफील, ये भी ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इन हालात में अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं? ये जो सेक्टर्स हैं तो आपने मेंशन किया कि बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, अभी किन सेक्टर्स में थोड़ा मजीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम गुज़िश्ता नवंबर की अगर हम बात कर लें तो उसमें ओवरऑल जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया था कि अपने कल के तकरीबन $35 मिलियन की फॉरेन बाइंग जो है वो मार्केट में देखी गई है और वो पावर सेक्टर के अंदर देखी गई है, आईटी के सेक्टर के अंदर देखी गई है, ऑटो सेक्टर के अंदर और दीगर सेक्टर में। तो जो सरमायाकार हैं और जो हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक सेंटिमेंट तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है और इसकी जो तेजी है वो आइंदा भी देखी जाएगी और जो अब जिस तरह आज 63,000 जो मार्केट में हो गए थे इस तरह आइंदा आने वाले दिनों में 64,000 और जो 65,000 का जो लेवल है वो भी बहुत जल्द मार्केट जो है वो ठीक है। हम रोज देख रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर सुपर जा रही है और इसका बड़ा एक पॉजिटिव असर इस वक्त ओवरऑल एक नए सरमायाकार पर भी पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आपसे इस बारे में सीखते रहेंगे। MD एंड CEO आरिफ हबीब ग्रुप के एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। ये जो इस वक्त एक सूरत हाल नजर आ रही है ये बड़ी हौसला अफजा है और ये बताएं कि सिलसिला ये अब 63,000 तक बात आ गई है तो ये इस साल के आखिर तक कहाँ तक जाएगा, ये आने वाले साल में किस हद को छू सकता है और इस मार्केट का एक्सट्रीम क्या हो सकता है? देखिए, एक्सट्रीम तो कुछ इस तरह से है कि अगर आगे जो इंटरेस्ट रेट है उस जाहिर है एक्सट्रीम तो स्काई इज द लिमिट ना, तो मार्केट को 1 लाख 1.5 लाख भी हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो जो है या प्रोजेक्शंस है इंटरेस्ट रेट्स की वो कुछ कमी होते हुए उसमें नहीं नजर आ रही कोई रिसेंटली और आई थिंक ये 2025 पे बात जाएगी। अगर आप हालिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट्स है उसमें देखें तो इन्फ्लेशन वो 5 से 7% तक देख रहे हैं। अगर ऐसी इन्फ्लेशन होती है तो इंटरेस्ट रेट जो है सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आते हैं तो मार्केट आपको हम लोग 100,000 से ऊपर भी देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त कोई रिसेंट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कोई अगले 2-3 माह के अंदर के इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई कमी आए। तो इसी वजह से हम मार्केट में देख रहे हैं कि बर वक्त जो है वो करेक्शन भी आता है। बेसिकली सेंटिमेंट पॉजिटिव इस बात पर हुआ था कि जो IMF है उसकी तरफ से $700 मिलियन जो हैं वो मिलने हैं पाकिस्तान को इस माह के अंदर। तो आई थिंक अगर वो मीटिंग होती है दिसंबर 7 की और फिर उसके एजेंडा के अंदर अगर पाकिस्तान आता है तो वो फिर हमें डिसबर्स इसी माह होगी, वरना ये मामला जो है नेक्स्ट मीटिंग की तरफ जाएगा। तो इस वक्त मार्केट के अंदर काफी सरगर्मी इस पॉजिटिव बुनियाद पर भी है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान एजेंडा पर है और कुछ हद तक ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें नहीं है। तो दोनों सूरत के अंदर जो है मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि IMF के पैसे जो है वो रिलीज होंगे क्योंकि रिव्यू मुकम्मल हो चुका है फर्स्ट मीटिंग। लेकिन ऐसा सब अब जो खबरें जो आ रही हैं इस वक्त सोर्सेज से तो वो ये आ रही हैं कि 14 तक का जो शेड्यूल है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का तो उसमें पाकिस्तान का ये एजेंडा फिलहाल शामिल नहीं है। अब जाहिर है
इस पर मुआहदा हो चुका है, एक फॉर्मेलिटी पूरी होनी है, लेकिन अगर वो इस माह नहीं हो पाती तो फिर ये रकम पाकिस्तान को अगले माह मिलेगी, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या मार्केट पर आ सकते हैं फौरी तौर पर? देखिए इस वक्त तो जो है हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कुछ प्रेशर देखा गया, बट चूंकि वैल्यूएशन इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान की, जो अभी इस वक्त हमें जो डेटा रिसीव हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो हुआ है, ट्रेड डेफिसिट 31% नैरो हो गया है, फिर साथ में रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ है 7.6% के हिसाब से, तो हम जो है काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख रहे हैं। रेमिटेंस की मंथ पे, करंट अकाउंट, ट्रेड डेफिसिट, आई थिंक कि इसकी बुनियाद पर मार्केट का तेज होना जायज़ नज़र आता है और रुपी स्टेबिलिटी भी साथ में नज़र आ रही है। तो ऐसा साहब, ये वाला जो इस वक्त हम राइज देख रहे हैं और अभी ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इस दौर में ज़ाहिर है कि फिर ये सारा क्रेडिट इनको जाएगा। इससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें हमने इस तरह का राइज नहीं देखा, तो क्या ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा मैटर करती है मार्केट के राइज या डाउनफॉल के लिए? देखिए बिल्कुल, आईएमएफ की जो फर्दर डिसबर्समेंट्स हैं, आई थिंक अगर ये $700 मिलियन हमें मिल भी जाता है, बर वक्त मिल जाता है, तो उसके बाद जो अगली जो हमारी ट्रांच है उसका मिलना जो है इलेक्शन पर उसका इन्हिसार है। तो आई थिंक कि इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, बर वक्त हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है ताकि जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएँ। बट जाहिर है हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट या हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, एक्सपोर्ट ग्रोथ के अंदर उसका किरदार रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को नैरो करने में किरदार रहा है, आईएमएफ के प्रोग्राम को फर्स्ट रिव्यू को इजीली उसको कंप्लीट करने में उसका किरदार रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें देखना है कि हम अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो आईएमएफ उसको कैसे लेता है और फिर हमारी नेक्स्ट ट्रांच कैसे रिलीज होती है। और ऐसा साहब, ये जो इस वक्त हम मार्केट को ऊपर की तरफ जाता देख रहे हैं, क्या बहुत बड़ी तादाद में नए सरमायाकार आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो इस वक्त पुरानी इन्वेस्टमेंट है वही फिर वो मुस्तहकम होती जा रही है और चूंकि शेयर्स की कीमतें ऊपर जा रही हैं तो ये वजह है इस वक्त मार्केट के ऊपर जाने की? देखिए एक तादाद तो जो है वो एक नॉर्मल तादाद होती है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर आ रहा है और जाहिर है वो जंप भी मार्केट में इसलिए रहा है कि जाहिर है जब मार्केट के अंदर तेजी होती है तो इन्वेस्टर फ्रेश भी आते हैं और पुराने भी एक्टिव होते हैं। तो इस हिसाब से तो नजर आ रहा है कि नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, पुराने भी हैं। SIFC से जो है हमारे जो पैसे में हमें मिलने हैं वो इकोनॉमिक हमारी कंडीशंस बहुत बेहतर करेगा, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दोबारा से जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर रही है। तो इसमें हम कहेंगे कि न्यू इन्वेस्टर भी हैं और जाहिर है ओल्ड इन्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए और हमारे वॉल्यूम्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी वॉल्यूम्स हैं, लोकल इन्वेस्टर के भी वॉल्यूम्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दोबारा इंडस्ट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके किसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और यही इन्वेस्टमेंट एक रीज़न है कि जो मार्केट है वो नए लेवल्स हर दिन दिखा रही है। ठीक है। और ऐसा अभी जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात की कि अगर ये सिंगल डिजिट में आता है तो फिर तो मार्केट बहुत ही ऊपर जा सकती है, तो इस सिलसिले में क्या गवर्नमेंट लेवल पर आप लोगों के कोई डायलॉग्स होते हैं, कोई डिस्कशन होती है, इकोनॉमिक टीम के साथ आप लोग बैठते हैं कि उन्हें बता सकें सिचुएशन कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखेंगे तो फिर बहुत सारे फवाइद भी हो सकते हैं मार्केट को लेकर और ओवरऑल इकोनॉमी में? देखिए ये तो SBP के डिसीजंस होते हैं, उनकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी है वो देखती है इन्फ्लेशन किस हद तक कंट्रोल हुआ है। तो जाहिर है उनकी अपनी जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन 5 से 7% टारगेट हो रही है 2024 के लिए। तो आई थिंक कि अगर 2024 के अंदर ये इन्फ्लेशन के नंबर जून ऑनवर्ड अगर नजर आएंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें अपेरेंटली जो है वो ऑब्वियसली नजर आएंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे। बट जाहिर है ये बात 2024 की हो रही है और इस वक्त हम फिर भी 2023 में है। तो अभी नेक्स्ट 6-7 मंथ्स के अंदर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होंगे और फिर उसके 1 साल तक अगर ये कम होते रहे तो फिर ये सिंगल डिजिट के अंदर होपफुली 2025 तक में देखा जा सकता है। सही। और ऐसा सब ये अगर आगे आने वाले दिनों में जब इलेक्शन करीब आ जाएगा, उसमें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है, तो उस मौके पर ये मार्केट इसी तरह स्टेबल रहेगी, इसी तरह ऊपर जाती रहेगी और उस वक्त तक तो ज़ाहिर है शायद ये 70-75,000 तक भी पहुंच जाए, या फिर ये इसका कोई एक वक्ती तौर पर छोटा सा डाउनफॉल आ सकता है इलेक्शन के करीब और इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे तो उसके अगले 2-4 रोज तक? देखिए काफी हद तक हमने जो है वो इस हुकूमत पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से हट के जो है हमने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज का इस्तेमाल किया। इसके अंदर डॉलर स्मगलिंग को भी रोकने में हमें सिक्योरिटी एजेंसी SIFC को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व भी। तो कहने का मकसद ये है कि हम समझते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारा यही है कि स्मगलिंग की रोकथाम हो और फिर इसके अलावा जो चोरी हो रही है यानी कि बिजली चोरी हो रही है और दूसरा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के अंदर जो है जहाँ कहीं भी करप्शन है उसको खत्म करने में सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से हमें नताइज नजर आ रहे हैं। और ऐसा इस पूरी सूरत में SIFC के प्लेटफॉर्म से जो कोशिशें हो रही हैं उनकी कितनी अहमियत है, चूंकि ये अभी एक मुआहदा हुआ है 20 से 25 अरब डॉलर का, इस तरह के 2-3 और मुआहदे जब होंगे और ये एक बड़ी सरमाकारी 70 अरब 75 अरब डॉलर की पाकिस्तान में आती है तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को तो बूस्ट मिलेगा, स्टॉक मार्केट को इससे कितना फायदा हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली?
देखिए डेफिनेटली ये तो पूरा सेंटिमेंट इससे चेंज हो जाता है, बिकॉज हमारे तो जो है फॉर एग्जाम्पल लोन 130 बिलियन डॉलर की, और अगर हमारे पास 70, 75 या 100 बिलियन डॉलर के कमिटमेंट्स आ जाता है, वी कैन कम आउट ऑफ डेट ना, तो ये तो काफी मुस्बत बात है। और फिर साथ में इसको हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मेंटेन करके इंप्रूव करना है, जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। तो आई थिंक कि जो SIFC है इज द राइट डायरेक्शन। इसमें हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी ला सकते हैं, रिफाइनरीज में भी ला सकते हैं, और हमें नजर आ रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने लगा है GCC के साथ। तो आई थिंक कि इनकी परसिवियरेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, एंड वी अप्रिशिएट दिस रोल कि उसने स्मगलिंग को भी कम किया है, रुपये की वैल्यू को अप्रिशिएट किया है। आगे जाके बहुत मुस्बत जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहनती साहब। MD एंड CEO आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ बता रहे थे कि इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हैं, और ना सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट बल्कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, और बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर रही है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे माहिदों पर अमल होता रहेगा, SIFC के थ्रू पे जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान आती रहेगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी ग्रो करती रहेगी। लेकिन अभी तक IMF ने जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के शेड्यूल को हतमी शक्ल नहीं दी है, और उसमें पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब पहले जायजे की तकमील और फिर उसके $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोग्राम की $70 करोड़ की दूसरी किस्त का इजरा होना था। ये एक मुश्किल सूरत हाल अब हो सकती है, वक्ती तौर पर शायद हफ्ते 2 हफ्ते में ये बात क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान को ये अगली किस्त कब मिलनी है। और फिर IMF ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के गैस टैरिफ में भी 100% इजाफे का हुक्म दिया है। अब हुकूमत ने भी एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर के गैस टैरिफ में फ़र्क के खात्मे का जहन बना लिया है। ये क्या पूरी सूरत हाल है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वापस आएंगे, मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। अब प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है, 100% इसमें इजाफा किया जा रहा है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प खबर अब सामने आ रही है, और वो ये है कि ये निगरां हुकूमत इस वक्त IMF के एक नए प्रोग्राम के लिए बात करना चाह रही है। IMF से अभी ये जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है पिछले प्रोग्राम की, अभी ये नहीं आई, लेकिन अभी निगरां हुकूमत इन पॉइंट्स पर गौर कर रही है कि अगले प्रोग्राम के लिए अभी से अप्लाई कर दिया जाए। अब इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या निगरां हुकूमत के पास ये मैंडेट है और इस दूसरे प्रोग्राम में जाया जा सकता है? अभी पिछला प्रोग्राम शुरू हुए बगैर इसी की डिटेल्स देते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये IMF का एक और प्रोग्राम लेने के लिए पाकिस्तान अपना माइंड बना चुका है, निगरां हुकूमत बात करने जा रही है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, कब से बातचीत शुरू होगी? अभी तो हम दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे थे जो $70 करोड़ की आनी थी। जी बिल्कुल अरबाब, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके तहत तो यकीनी तौर पर जो दूसरी किस्त है उसका इजरा जो है वो जल्द होगा, लेकिन 14 तारीख तक जो एजेंडा जारी किया गया है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। लेकिन कोशिश की जा रही है, और इस हवाले से क्योंकि ये 6 से 8 हफ्तों का प्रोसेस होता है, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के 6 से 8 हफ्तों बाद ये पता चलता है कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है उसको वो कॉल की जाती है, और उसमें उसकी मंजूरी दी जाती है जो स्टाफ लेवल मुआहिदा होता है। दूसरी जो आपने बात की कि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है या नहीं है, तो इस जम्न में IMF क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो भी मुआहिदा करता है वो हुकूमत के साथ करता है, इसीलिए IMF के लिए अगर मुंतखब हुकूमत है या केयर टेकर हुकूमत है तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, और ये बारहा IMF हमसे कह चुका है। तो इसी हवाले से अब जो आइंदा नया प्रोग्राम है, क्योंकि जब नई हुकूमत बनेगी 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो उसके बाद बजट के लिए जो है वो 4 माह का वक्त होगा नई हुकूमत के पास। तो उसमें वो बजट तरतीब देगी या फिर IMF के साथ बातचीत करेगी। तो अब हुकूमत के पास, निगरान हुकूमत ने ये जो प्रोग्राम है, खास तौर पर ये 6 से 7 अरब डॉलर का एक नया बेल आउट पैकेज जो है वो हासिल करने के लिए आप जो अंदरूनी तौर पर मुआशी जो टीम है उनके साथ मुशावरत शुरू कर दी है, और फिर उसके बाद जो रवा माह के आखिर में बाकायदा तौर पर IMF से रिक्वेस्ट की जाएगी। और इससे पहले भी 2018 में भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने IMF के साथ मुज़ाकरात किए थे और IMF प्रोग्राम फाइनल कर दिया था। और उस वक्त भी जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर थी, उन्होंने हमसे एक मीटिंग में कहा कि हमने अपना IMF के साथ तमाम डेलीब्रेशंस कंप्लीट करनी है, और अब हम नए प्रोग्राम में जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो सिर्फ उस पर दस्तखत करेगी। तो अब भी यही सिचुएशन है कि अब भी जो निगरान हुकूमत है या IMF के साथ मुख्तलिफ मामला पर डेलीब्रेशंस करेगी, और फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम को हतमी शक्ल देगी। फिर जो मुंतखब हुकूमत है, ताकि उसके लिए मुश्किलात ना हों, और जब मुंतखब हुकूमत आए तो उसको एक तो फंड्स का इशू ना हो, और फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि दूसरे ममालिक के पास जाना पड़े, दोस्त ममालिक के पास जाना पड़े।
तो IMF प्रोग्राम में जब होगा तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे मल्टीलेटरल हैं या बायलेटरल लेंडर्स हैं तो वो पाकिस्तान को फंड फराहम करेंगे। तो अब यही है सूरत हाल के वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से जब इस मामले पर हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत जो है। ठीक है, चलें अब ये इसी महीने ये बात करने तो जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हयात खान बोल न्यूज़ साथ मौजूद थे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होगा कि फिर जो नई हुकूमत आएगी उन पर ये कड़ी शराइत शिफ्ट हो जाएंगी जो कि इस निगरां हुकूमत ने उस पर सिग्नेचर किया हुआ होगा, मुआहदा इनका होगा, पूरी उन्हें करनी होगी और फिर वो इस हुकूमत पर, इस निगरां हुकूमत पर बात डालने की कोशिश करेंगे कि देखें अगर महंगाई हो रही है तो इसकी जिम्मेदार ये निगरां हुकूमत है जो कि ये मुआहदा करके गई है। मियां जाहिद हुसैन साहब मारूफ बिजनेसमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जाहिद हुसैन साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल अब पैदा होने जा रही है, एक और हम मुआहदे की तरफ जा रहे हैं और निगरां हुकूमत अगर इस मुआहदे को शुरू करती है तो ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक ही हो सकेगा, निगोसिएशंस होंगी, बातचीत होगी, दस्तखत हो जाएंगे और उस प्रोग्राम का आगाज़ फिर होगा जब नई हुकूमत आ जाएगी। तो ये आपकी नज़र में एक दुरुस्त फैसला होगा कि फिर नई हुकूमत आएगी, वो एतराज़ करेगी कि ये मुआहदा और इसकी शराइत तो पुरानी हुकूमत ने की IMF के साथ और हमने तो ये एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन इस पर अमल करना हमारी मजबूरी है और फिर पूरा बोझ अवाम पर पड़ेगा। बात यह है कि IMF की वजह से अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता। पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। बोझ जो अवाम के ऊपर या हम पर या बिजनेस कम्युनिटी पर पड़ता है वो हमारे अपने रॉन्ग डूइंग्स की वजह से पड़ता है, क्योंकि हमने मईशत को जो पिछले 70 साल जो उसके साथ सलूक किया है, जैसे हमने पहले भी कहता रहा हूँ मैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है वो जो लॉस करती हैं, जो बिजली के शोबे में लॉस है, जो गैस के शोबे में लॉसेज हैं, तो ये सारे जो लॉसेज हैं एक्यूमुलेटिव होके ये कई ट्रिलियन रुपीस के बन चुके हैं। तो जब ये लॉसेज हम कर रहे होते हैं तो उसका ये सारा शाखसाना होता है, जिसकी वजह से अब IMF हमें स्ट्रक्चर करता है और वो कहता है कि जी आप ये लॉसेज बंद करें। अब लॉसेज के साथ तो कोई भी इकॉनमी नहीं चल सकती ना, तो चाहे अब ये गवर्नमेंट हो चाहे इससे पिछली गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट ने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए लॉ में इसमें लेजिस्लेशन की कि भाई इनको पावर दी जाएगी कि ये कोई भी मुआहदे कर सकते हैं। अब उन मुआहदों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और ये मुआहदे करके जाएंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की आप देखें ना जी, इकॉनमी को अगर ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीजन आप यकलक निकाल दें कि जी अब ये डॉक्टर नहीं, दूसरा डॉक्टर, दूसरा नहीं, तीसरा डॉक्टर, तो मरीज तो मर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसलिए जो पिछली गवर्नमेंट थी वो इसको लेजिस्लेशन के जरिए पावर देके गई थी। अब ये गवर्नमेंट जो है केयरटेकर, ये उसके मुताबिक काम कर रही है और आने वाली हुकूमत जो है वो भी इसी के मुताबिक काम करेगी, इसलिए कि हमारी इकॉनमी को इन पिल्स की जरूरत है और इस ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, क्योंकि आप जब तक इन इदारों में रिफॉर्म नहीं करेंगे, लॉस बंद नहीं करेंगे, बिजली की चोरी बंद नहीं करेंगे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है उनके लॉसेस खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, उस वक्त तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए तो जाहिद साहब, ये चोरी जो होती है इस मुआहदे के फाइनल होने से पहले या अप्लाई करने से पहले फिर क्या जो इस वक्त जो सियासी जमातें हैं जो अभी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं, जिस जमात की भी आगे हुकूमत आनी है, 2-3 बड़ी जमातों की इकनॉमिक टीम के साथ फिर इस निगरां हुकूमत को बैठना पड़ेगा ताकि उनको ऑन बोर्ड ले सकें, उनकी तजावीज़ भी ले लें, ताकि फिर बाद में कोई क्योस क्रिएट ना हो? मेरा ख्याल है बाद में कोई क्योस क्रिएट होगा नहीं, इसलिए कि आपका जो लेंडर है IMF जो है वो जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है और उसकी वजह से ही हमें दूसरे मुल्कों से भी अब कर्जे मिलना शुरू हो गए हैं और उसी वजह से हमारी इकॉनमी सस्टेन कर रही है। तो जो आने वाली हुकूमत है और उसके जो माहिरीन है वो इस हुकूमत के साथ बैठेंगे, मेरा ख्याल में अभी भी एंगेज किया हुआ होगा उन्होंने और एक दूसरे से मुशावरत हो रही होगी और उसके मुताबिक ही वो चीजें चल रही हैं। और फिर बात यह है कि ये माने या ना माने, इनके मानने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब आपने IMF के पास जाना है, एक सिस्टम के तहत चलना है, तो IMF तो आपको लॉसेज नहीं करने देगा। अब बिजली के शोबे में, आप गैस के शोबे में सॉरी, आप देखें जो लॉसेज हो रहे थे तो उसकी 194% आपने जो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज की है कीमतों में, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां इनकॉम्पिटिटिव भी हुई हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, ये हमें करना पड़ा है जब IMF ने कहा कि भाई आप लॉसेज, और उससे आपने 860 बिलियन रुपए जनरेट किए हैं, अदरवाइज वो चीज आपको लॉस हो रही थी। जाहिद साहब, ये जब ये लॉस हो रहे होते हैं तो ये किसकी इनकॉम्पिटेंस होती है? अगर ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस होती है तो फिर गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस का खमियाजा फिर ये आवाम या बिजनेसमैन या ताजिर बरादरी क्यों भुगते? क्योंकि फिर ये पूरा का पूरा लोड तो जब कीमत बढ़ती है तो एक आम सारिफ और एक आम बिजनेसमैन पर आ जाता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसमें जाहिर है कि इनकॉम्पिटेंस तो गवर्नमेंट ही की होती है, क्योंकि वो जब रिकवरी नहीं कर रहे होते हैं या ये कि गैस महंगी मंगा के सस्ती बेच रहे होते हैं या लाइन लॉसेज में जाया कर रहे होते हैं या लोग बिल पे नहीं करते उसमें जाया कर रहे होते हैं, तो वो अपनी तरफ से तो अवाम को उस वक्त सहूलत दे रहे होते हैं या चश्मपोशी कर रहे होते हैं। लेकिन
इन द लॉन्गर रन वो फिर पब्लिक का ही नुकसान होता है, फिर पब्लिक को उसके टैक्स पे करने पड़ते हैं और पूरी उसकी ह्यूज कॉस्ट जो है, एक्यूमुलेटिव कॉस्ट वो पे करनी पड़ती है, जो कि हम कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को शुरू से ही अगर ठीक तरीके से लेकर चला जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कंट्रोल किया जाए और लॉसेस को कंट्रोल किया। अब तो होता यह है कि चोरी मैं करता हूँ, पैसे आप भरते हैं, तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, सिस्टमाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ये लॉसेस चलते रहेंगे। लॉस कोई करेगा, चोरी कोई करेगा, उसके पैसे कोई दूसरा भरेगा। और सर ये इन चीज़ों को ये इंटेंट नजर आ रही है आपको अभी फिलहाल इस निगरान हुकूमत की? ज़ाहिर है इनके पास तो वक्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन क्या ये इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं या सिर्फ ये इनका भी इन्हिसार सिर्फ कीमतें बढ़ाने पर ही है? कल हमने देखा जो कराची की पूरी इंडस्ट्री पूरी बंद हुई थी, वो एक रोज़ा हड़ताल थी। अगर ये सिलसिला आगे इसी तरह चलता है तो एक बड़ा बैड इमेज भी क्रिएट होगा पूरी दुनिया में, एक बड़ा ख़राब इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा पाकिस्तान की इकॉनमी पर। डेफिनेटली पाकिस्तान का इम्पैक्ट तो दुनिया में पहले ही कोई अच्छा नहीं है। लोग ये समझते हैं, हमारे पास जो देखें, हम तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि अब 27 बिलियन हो गई है। तो ये जो हमारी एक्सपोर्ट 27 बिलियन जो है, हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी का साइज है, उस हिसाब से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन डॉलर होनी चाहिए। तो अब 100 बिलियन की बजाय अगर हम कर रहे हैं सिर्फ 27 बिलियन डॉलर, तो ये बैड इम्पैक्ट की वजह से ही है कि लोग ये समझते हैं कि ये ऑर्डर बर वक्त दे नहीं पाएंगे, इनकी कॉस्ट का कोई पता नहीं है कि इनकी कॉस्ट किस वक्त क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी है। इस वजह से जो हमारा बायर है वो हमें स्पिल ओवर ऑर्डर देता है, यानी जब उसकी डिमांड दूसरे मुल्कों से पूरी हो जाती है, उसके बाद बची खुची डिमांड जो है वो हमें देता है, और हम उसकी प्रायोरिटी में नहीं होते, इसलिए कि हमारे यहाँ अनसस्टेनेबिलिटी है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, हमारे यहाँ कीमतों का कोई पता नहीं होता, उतार चढ़ाव होता है, हमें ये नहीं पता होता कि बर वक्त शिपमेंट होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से फिर हमारा कस्टमर हमसे मुतमिन नहीं होता और हमें बर वक्त यानी उतने ऑर्डर नहीं मिलते, हमें जो स्पिल ओवर ऑर्डर होते हैं वो मिलते हैं और फिर हम उसी के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करें, और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ज़रूरी ये है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट भी खत्म हो, आने वाली हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो और ये हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो, बिजनेस कम्युनिटी को। चलें, ये वो तमाम इक़दाम है जो आप तजवीज़ कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत और इस हुकूमत को उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ बिजनेसमैन, सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। इसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सीमेंट की जो फरोख्त है उसमें कमी हुई है, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या वजूहात हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इंटरबैंक में डॉलर की जो कदर है उसमें 53 पैसे की कमी हुई है, 284 रुपये 53 पैसे से अब ये गिरकर 284 की सतह पर आ गई है। और चंद हफ्ते पहले या चंद महीनों पहले हमने देखा था कि डॉलर 300 की सतह को अबूर करके बड़ी तेज़ी के साथ 350 की तरफ जा रहा था। फिर हमने इस हुकूमत की बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ देखी, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर की कीमत नीचे आती रही और अब ये 280 से 290 के दरमियान, कभी 285, 86, कभी 84 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या और ये मजीद नीचे कैसे और कब तक लाया जा सकता है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। जफर पराचा साहब इंटरनेशनल एक्सचेंज कम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त डॉलर अभी 284 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट से हम कंपेयर करें, पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, तो ये इसकी रियल प्राइस है या अभी मजीद इसमें कैपेसिटी मौजूद है, नीचे आ सकता है ये? देखिए सर, बात यह है कि ये जो इसकी वैल्यू है इस वक्त तो ये ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने 250 और 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इस वक्त हमारे मार्केट प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। पिछले दिनों एक मूवमेंट उन्होंने और बनाई थी और एक सेंटीमेंट्स बनाए थे जिसकी वजह से डॉलर 272.3 से लेके 290 तक चला गया था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उन्होंने उनको कंट्रोल किया। दोबारा हमने भी पॉइंट आउट किया कि बैंक्स की और मार्केट प्लेयर्स की मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन थी। फिर उन्होंने इसको IMF के साथ जो उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा था उसके साथ लिंक कर दिया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये नहीं होगा दोबारा हमारा और ये डॉलर का रेट 330 हो जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सारी चीज़ें वक्त से पहले मुकम्मल हो गई और अनकरीब हमें जो 700-800 मिलियन डॉलर मिलने हैं वो भी मिल जाएंगे और अब 2 बिलियन डॉलर की IMF के साथ दोबारा बात शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ और उनकी टीम ने जो मेहनत की उसकी वजह से एक्सचेंज कंपनी ने तकरीबन 900 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर इस अरसे में दी है।
वैसे तो हमने हमेशा 7-8 बिलियन डॉलर प्रोवाइड किया है, लेकिन पिछले दिनों के इस मुल्क में जो अफरा तफरी थी सियासी तौर पे और स्मगलिंग थी अफगान बॉर्डर के ऊपर और जो ग्रे मार्केट चल रही थी, उसकी वजह से हम लोग इंटरबैंक में ना होने के बराबर दे पा रहे थे डॉलर्स की सप्लाई। लेकिन अब जो है वो सप्लाई काफ़ी बेहतर हो गई है। अच्छा। हमारे एक्सपोर्ट के रिजर्व, एक्सपोर्ट की रेमिटेंस भी ठीक हुई है, रिजर्व भी बेहतर हुए हैं और हमारी जो ओवरसी जो रेमिटेंस थी जो ग्रे मार्केट में चली गई थी वो भी वापस आ गई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि डॉलर का रेट कम होने से हर चीज़ के दाम कम हुआ, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई और गंदम, चावल, चीनी, हर चीज़। फिर होर्डिंग जो थी उसके खिलाफ भी हमने देखा क्रैकडाउन हुआ और खाद के दाम भी कम हुए। सही। तो जफर साहब, ये पिछले 3-4 तो ये जो 2-3 माह में जो भी इकदाम उठाए गए वो सब बड़े पॉजिटिव थे और उसके असरात भी हमने देखे, लेकिन अभी आपने खुद ही कहा कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की, ये 250 से 60 के दरमियान रहनी चाहिए। अब ये जो तकरीबन 30 से 35 रुपए का फ़र्क आ रहा है, ये फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये वापस कैसे आएगा 250, 52 या 55 की सतह तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 260 तक भी चलने जाता है? तो ये यहाँ तक लाने के लिए कौन कौन से इकदाम अभी मज़ीद दरकार हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक बात है जिम्मेदारी की, तो ये सारी जिम्मेदारी आती है इंटरबैंक मार्केट के ऊपर, बैंक्स के ऊपर। और उन्होंने जो इसको मैनिपुलेशन की और वो पॉइंट आउट हुई चीज़ें और हम किसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए और अब हमने उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया और बदकिस्मती से उनको अभी स्टे मिल गया। खैर, और अब कल परसों से एक रिपोर्ट शायद हुई है कि 5 बैंक्स इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और कैश जमा करना, बड़ी बड़ी अमाउंट्स, अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराने जाएं तो आपका शजरा नसब पूछ लेते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको डॉलर को रेट बढ़ाने में तो मेन तो बैंक्स इन्वॉल्व हैं और उनके जो प्रॉफिट्स हैं उसकी बात की अपनी दलील में ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉफिट उनके 20 बिलियन डॉलर के होते थे फॉरेन एक्सचेंज के, 20 बिलियन रुपए के, और वो अब जाके 125-30 बिलियन हो गए। तो मकसद है कि इस ऐसे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की जो इकनॉमी थी उसको एंटी स्टेट काम किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म किया। तो मेरी नज़र में और हुकूमत की नज़र में, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक, सबकी नज़र में बैंक इसके जिम्मेदार हैं और आज भी वो चाहें तो डॉलर का रेट बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। ठीक है। अब जफर साहब, ये ज़ाहिर है डॉलर की फ्लक्चुएशन के जो इंडस्ट्री पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जिस तरह से असरात मुरतब होते हैं, उसी में से एक सीमेंट की और ये छोटी सी एक रिपोर्ट मैं आपसे ज़रा शेयर करता हूँ, इसको आप सुनिएगा, फिर इससे मुतालिक मैं आपसे सवाल भी करता हूँ। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मुताबिक नवंबर 2023 में सीमेंट की फ़रोख्त कोई 2.12% कमी का शिकार रही है, जबकि सीमेंट की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हुआ है, तकरीबन 29% का इसमें इजाफा हुआ है। छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा और फिर वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो जफ़र पराचा साहब, हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर में सीमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, 29 से भी ज़्यादा फीसद ये बढ़ चुकी है और जब हम लोकल लेवल पर देख रहे हैं तो इसकी फ़रोख्त में ये कमी आ रही है। ये इसकी क्या वजूहात हैं? क्या जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है इससे कहीं कोई कनेक्शन है इस सेक्टर का बराह रास्त? देखिए जनाब, डॉलर से तो इसका कनेक्शन कोई नहीं है। इसका रॉ मटेरियल हर चीज़ लोकली है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, मेनली स्टील, उसका डॉलर से ताल्लुक है और उसके अंदर काफ़ी स्पेकुलेशन की गई और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रुका और सीमेंट की लोकल जो सेल कम हुई है उसकी वजह यह है कि जब प्राइसेस बढ़ा रहे थे हर आदमी, यानी कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा था, तो जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने इजाफी बुकिंग करा ली। अगर उनका 2 महीने 3 महीने बाद उनको माल चाहिए था तो उन्होंने पहले बुकिंग करा ली। तो अब उसकी वजह से ये जो इनकी लोकल सेल कम हुई है उसकी वजह ये है मेन। और कुछ दूसरी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका है क्योंकि स्टील जो था अवेलेबल नहीं था और फिर उसके बाद प्राइसेस ऊपर नीचे हुई। अब फिर पिछले दिनों स्टील वालों ने 10 से 15 हज़ार रुपए टन बढ़ा दिया है, जबकि डॉलर की प्राइस नीचे आ रही है और इंटरनेशनली भी दुनिया में जो प्राइसेस हैं वो हर चीज़ की नीचे आ रही हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हर जगह, तो ये सीमेंट के लिए और स्टील
के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी हमको इन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। तो उससे ये होगा कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन जब चालू होगी तो उससे अलाइड इंडस्ट्रीज भी चल पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ कम से कम 70-80 इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं। तो हमारे यहाँ जो अगर इदारे अपना काम करें, जैसा कि मैंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिए, उन्होंने खुशी से नहीं लिए, मजबूरी में उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है करने के लिए। उन्होंने जब लिए जब इदारे अपना काम नहीं करते। अगर इदारे अपने काम करें, क्वालिटी कंट्रोल वाले, प्राइस कंट्रोल वाले जो कमेटीज हैं वो काम करें, वो इदारे काम करें, तो हमारे यहाँ इस तरह इन लोगों को मैनिपुलेशन या ब्लैक मार्केटिंग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। सही। तो और ये भी जरूरी है। और जबर साहब, ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर बढ़ती है तो वो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। सिर्फ सीमेंट सेक्टर में जो 30% का राइज आया है, ये इसकी वजूहात क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी सीमेंट की मार्केट बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस है, या जो पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी लो क्वालिटी की वजह से पाकिस्तान की इस मार्केट में इजाफा हो रहा है? देखिए जनाब, बात यह है हमारी हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे सीमेंट हो, चाहे हमारे पास चावल हो, कॉटन हो, हर चीज़ की। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है ना जो मिस हम करते हैं ना, वादा खिलाफी करते हैं, दिखाते कुछ है देते कुछ हैं, तो मिस कमिटमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे भी हुकूमत ने कंट्रोल किया है और हमारे पास ये जो 29% बढ़ा है, ये 100% भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है वो सब हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम सही बुनियादों पर चलें, और फिर एक और बात है, जो डॉलर की प्राइस है ऑलमोस्ट 300 रुपए है। इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो डिवैल्यूड करेंसी है वो हमारी है। तो अगर हम सही तरह एक्सपोर्ट करें, क्वालिटी को ठीक करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो हम हर चीज़ में एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो सकते हैं। क्वालिटी हमारी नो डाउट अच्छी है सीमेंट की, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास कॉटन बेहतरीन है, हमारे पास शुगर बेहतरीन है। और इसके साथ साथ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जो आदत पड़ गई है ना कि हमको अपने राइट्स याद हैं, ड्यूटीज़ याद नहीं है, और हम जो हमारा जो कारोबारी तबका है, मुझ समेत हर आदमी जो है ना बैसाखियों के जरिए चलता है, उसको इंसेंटिव चाहिए, बेतहाशा रिबेट चाहिए। तो हम लोग ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इन हालात में हम काम नहीं कर सकते अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है, लेकिन हम गलतियों को सुधार लें तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हर एक्सपोर्ट में नंबर 1 भी बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब, इंटरनेशनल एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चूँकि अब मुल्क में खाद की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये मनमाना इजाफा हो जाता है। मुख्तलिफ शहरों में खाद की खुद साख्ता कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। ये जो दस्तावेज़ है उसके मुताबिक खाद की कीमत में कहीं 67 रुपये से 1000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वापस आएंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद अमान हमारे साथ मौजूद होंगे। उमैर मसूद जनरल सेक्रेटरी हैं किसान इत्तेहाद के, उन्हें किन मुश्किलात और मसाइल का सामना है उनसे जानेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। खाद की कीमतें बढ़ते जा रही हैं, हर शहर में अपने अपने हिसाब से इसको बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है और इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं और किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? उमैर मसूद साहब सदर हैं किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमैर साहब ये बताइएगा कि ये जो हर शहर का भी हमने बताया, कहीं 300, कहीं 500, कहीं 800 रुपये खाद की कीमत में इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद पर यह इजाफा किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बोल न्यूज़ ने हमेशा किसानों की आवाज़ सबसे पहले बुलंद की। दूसरे नंबर पे अभी जो हालिया इजाफा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाफा नहीं किया गया, बल्कि ये ब्लैक हो रही है। और ख़ास तौर पे अभी DAP का जो यूरिया का है, तो यूरिया तकरीबन 1500 रुपये रेट से ऊपर जा रही है। इसका 3450 रुपये रेट है, जबकि ये 5000, 5100, 5200 रुपये तक मिल रही है मार्केट में। और ये तमाम पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे 1500, 1600 रुपये तक ब्लैक ना हो। और हमारी गवर्नमेंट से भी बात हुई, बेतहाशा मीटिंग्स भी हुई, लेकिन सिर्फ ये डीलर हजरात और कंपनी साथ मिली हुई हैं, वो मिल के इसको ब्लैक करते हैं। और इसी तरह जो DAP खाद है
उसकी भी ज़रूरत होती है, चूँकि काश्त के वक्त डीएपी यूज़ होती है। अभी डीएपी का सीज़न था, आलू और गंदम की काश्त हो रही थी, लेकिन डीएपी खाद जो है उसका रेट 12,500 रुपये है, लेकिन हमें वो मार्केट में 15,000 रुपये से ज़ायद मिल रही है। तो उमैर साहब, ये ब्लैक में क्यों आपको मिल रही है? क्या खपत के लिहाज से मौजूद नहीं है, इसकी वाफिर मिकदार अवेलेबल नहीं है? ये वजूहात क्या है कि इसको ब्लैक किया जा रहा है? सर, वाफिर मिकदार अगर अवेलेबल ना हो तो कम अज़ कम देखें ना, फसलों में अगर खाद नहीं डलेगी तो उनकी यील्ड कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर 5100 रुपये में हम लें तो हमें घर पहुंच जाएगी खाद, लेकिन अगर रेट पे लें 3450 रुपये रेट है, अगर उस रेट पे लेना चाहेंगे तो कोई बंदा नहीं देगा। खाद की अवेलेबिलिटी भी है, गो के खाद स्मगल भी हो रही है यूरिया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के, क्योंकि ये एक माफिया बन गया है और इस माफिया में हमें ये लगता है कि अब हुकूमत जानबूझ के हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। अच्छा। और हम ये आर्मी चीफ साहब से भी मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप इस पे बाकी चीज़ों पे, जिस तरह आपने डॉलर पे एक्शन लिया है, तो ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो आप इस पे भी एक्शन लें कि गरीब किसान से पहले हमारी फसलों के अब रेट कम हो गए हैं। मकई जो हमारी 4,000 रुपये पे गई थी रेट उसका, आज वही मकई जो है हम 1200-1300 रुपये मन पे सेल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी फसलों के रेट नीचे आ गए हैं, लेकिन खादों के रेट जो हैं वो हम मजबूर है ब्लैक में खरीदने पे। ठीक है उमैर साहब, ये आपने हुकूमत तक भी मामला पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक वहां से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा मलिक सईद अवान से मैं जान लूँ कि मलिक सईद अवान, अभी हमने जो पूरी एक लिस्ट दिखाई है उसमें तो हर सूबे में ही ये खाद की कीमत अस खुद बढ़ा दी गई है, तो हुकूमत कहीं भी एक्शन में नहीं आई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल मुदस्सिर, असल में मसला यही है कि ये खाद के हवाले से हम मामला बार बार उठाते रहते हैं और एक बार पहले भी हम ये मामला उठा चुके हैं, क्योंकि हुकूमत और ये कंपनी की मिली भगत है। हुकूमत को अगर देखें, हुकूमत की जाने से जो है खाद कंपनियों को गैस पर जो है वो सब्सिडी भी दी जाती है, इसके अलावा वो सब्सिडी किसानों तक नहीं पहुँच पाती। अगर हम देखें तो एक सबसे अहम किरदार जो है वो कंट्रोल कमेटी के है, जो कि पाकिस्तान में अगर किसी चीज की भी कीमत का तयन करने के हवाले से देखें तो उनका कोई किरदार हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। आप किसी चीज को भी देख लें, मार्केट में वो हमेशा चीजें अपनी प्राइस से ज्यादा जो है वो मिलती है, और खाद की कीमत तो हमें पहले इसे अंदाजा होता है कि जब सीजन आता है और इसकी कीमतें बढ़ जाती है और किसान को जो है वो महंगी दामों जो है वो खाद खरीदनी पड़ती है। ठीक है, चलें मलिक सईद साहब, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे हैं कि अभी तक कहीं कोई ऐसे अमली इक़दाम नहीं उठाए गए। अब उमैर मसूद साहब, ये अगर सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है तो फिर आप लोगों का कोई अगला लाहे अमल? हुकूमत तो आपकी नहीं सुन रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। का तमाम इज़लाम में, पंजाब के और बाकी सूबों के तमाम इज़लाम में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, और अगर ज़िले लेवल पे भी हमारे एहतजाज से बात नहीं बनती तो फिर पिछले साल की तरह, जिस तरह हम 10 दिन इस्लामाबाद में जाके बैठे रहे थे, फिर इसी तरह हम अपने काफिले लेके इस्लामाबाद चले जाएंगे और वहाँ पे धरना दे देंगे जब तक इन मामलात को हल नहीं किया जाता। ठीक है, अगर ये आपके मुतालबात नहीं माने गए, मामलात हल ना हुए, तो फिर आप लोग इस्लामाबाद भी जा सकते हैं और फिर वहाँ पूरा अमन धरना। बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर मसूद साहब, सदर किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।